जय हिंद। इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बारे में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि उत्तराखंड के बारे में, जो कि एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसके बारे में भी एकदम डीपली हम पढ़ते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। देखिएगा, सबसे पहले मैं उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड जो है वो उत्तर प्रदेश का भाग हुआ करता था। किसका? तो यूपी। ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश का भाग हुआ करता था। जो क्या हुआ कि 9 नवंबर 2000 को क्या कर दिया गया, उसे विखंडित कर दिया गया, यानी कि उसे अलग कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वहाँ की संस्कृति अलग थी, वहाँ की कल्चर जो अलग था, वहाँ का एटमॉस्फेयर जो है वो भी अलग था। क्योंकि मान लीजिए वो है बर्फीला इलाका और हम लोग का जो है उष्णकटिबंधीय इलाका है। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है वो उष्णकटिबंधीय इलाका है और वो क्या है, थोड़ा सा ठंडा इलाका है। ठीक है, इन सभी कारणों को वजह से, उनकी संस्कृति के वजह से, उनकी भाषा की वजह से क्या कर दिया गया, उनको थोड़ा सा अलग कर दिया गया। ठीक है, तो किस आर्टिकल के तहत आप कह सकते हैं ना कि किस आर्टिकल के तहत मान लीजिए किसी भी भारत के राज्य को अलग किया जाता है तो उसमें कोई ना कोई संविधान लगता है। ठीक है, संविधान का आर्टिकल लगता है। तो किस संविधान के द्वारा, किस आर्टिकल के द्वारा अलग किया गया, तो मैं बता दूं कि वो तीसरा आर्टिकल था। ठीक है, अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि किसी भी भारत के राज्य को हम उसके नाम में, सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं या फिर 2 भागों में कर सकते हैं, लेकिन भारत से अलग नहीं करेंगे। हम ये नहीं कि भारत से कगरी छाट के उन्हें कर दें, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, वो उसका संविधान का क्या करेगा, विरोध करेगा। ठीक है, तो वहाँ पे संविधान के बारे में भी हम बताएंगे, लेकिन पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जो कि एकदम इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो यूपी कब टूटा, यूपी से कब टूटा उत्तराखंड? 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, 9 नवंबर 2000 को क्या हुआ कि यूपी से अलग हो गया उत्तराखंड। लेकिन उस समय उसका नाम क्या था? तो उस समय अभी भैया उसका नाम था उत्तरांचल। ठीक है, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ तो उसी के नाम पे थोड़ा सा पड़ गया उत्तरांचल। ठीक है, लेकिन अब इसका नाम क्या है? वर्तमान में आप नाम जानते ही हो, वर्तमान में नाम क्या है? उत्तराखंड है। लेकिन उत्तराखंड कब से चल रहा है ये भी जानना ज़रूरी है ना। तो कब से? तो 1 जनवरी 2007 को क्या किया गया कि इसका नाम क्या रख दिया गया? उत्तराखंड रख दिया गया। ठीक है, क्या रख दिया गया वर्तमान में इसका नाम, यानी कि 1 जनवरी 2007 से क्या नाम है इसका? उत्तराखंड नाम है। पहले क्या था? उत्तरांचल नाम था। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं इसकी राजधानी की। तो इसकी राजधानी मैं बता दूं, इसकी राजधानी है देहरादून। देहरादून जो है इसकी राजधानी है। और देहरादून में क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये भी मायने रखता है, इसी के बारे में तो हम पढ़ रहे हैं ना। तो ये क्या होता है कि देहरादून में जो है IMA है। IMA का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये क्या है, कीड़ा ससुर गिर रहा है। तो IMA का मतलब क्या है कि I से होता है इंडिया, M से मिलिट्री और A से एकेडमी होता है। ठीक है, इंडिया मिलिट्री एकेडमी है जो कहाँ है? देहरादून में है। ठीक है, इतना बात समझ में आया। चलिए आगे देखिएगा। आगे मैं बता दूं मसूरी की मैं बात करूं तो मसूरी बहुत ही प्रसिद्ध है। मसूरी जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पे क्या है कि लवासना जो है यहीं पे है। ठीक है, तो लवासना का मतलब क्या होता है कि लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी। यहाँ पे क्या होता है कि आप IAS जो है, IAS का एग्ज़ाम क्वालिफाइड करने के बाद से, ठीक है, जो भी है प्री मेंस वगैरह ये सब, इंटरव्यू वगैरह ये सब पास करने के बाद से ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है कि आपको कैसे बतियाना है किसी से। मान लीजिए कोई देहात का लोग आए तो उससे कैसे बात करना है, कोई शहर से आए तो उससे कैसे बात करना है, कोई विदेश से आए उससे कैसे बात करना है। इस सब के ट्रेनिंग के लिए कहाँ भेजा जाता है? तो लवासना में भेजा जाता है। ठीक है, यहाँ लवासना में भेजा जाता है IAS ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, इतना बात क्लियर हुआ ना। चलिए आगे देखिएगा, मैं बता दूं इसी के साथ साथ क्या होता है कि रुड़की जो है वो IIT है वहाँ पे। ठीक है, अब देखिएगा एकदम टॉप लेवल का दोनों वहीं पे है। यहाँ पे IAS जो है वो भी भारत का टॉप लेवल पे आता है। और IIT की मैं बात करूँ मैथ्स जो है, मैथ्स से वो क्या है
कि ये भी टफ लेवल पे आता है, सबसे ऊंचे लेवल पे। तो आईआईटी जो करता है वो कहाँ से, रुड़की जो है वहाँ पे जाता है। ठीक है, इतना बात क्लियर हुआ। वहाँ पे भी आईआईटी है, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, इतना बात क्लियर हुआ। चलिए, आईआईटी का फुल फॉर्म था ये। अब यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट है, और एक चीज़ और है, भवन अनुसंधान केंद्र। यहाँ पे क्या है, भवन अनुसंधान केंद्र। अनुसंधान केंद्र का मतलब क्या होता है, इसके पिछले वीडियो में हमने बता दिया है, जिसमें शिमला में हमने बताया था कि आलू अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे रुड़की में भी भवन अनुसंधान केंद्र है और आईआईटी है, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब आगे बात करूँ नैनीताल। तो मैं नैनीताल की बात करूँ तो वहाँ पे क्या है, उत्तराखंड का हाई कोर्ट है। ठीक है, उत्तराखंड का हाई कोर्ट का मतलब क्या है, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई भी होता है एक राज्य में, मान लीजिए हमारे वहाँ कितना 72 ज़िला है, 75 ज़िले हैं। ठीक है, अब 75 ज़िलों में 75 के 75 क्या होंगे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बड़ा होता है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से बड़ा होता है क्या चीज़, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हाई कोर्ट की बात करें, हम उत्तराखंड की हाई कोर्ट की बात करें तो वो क्या है, वो है नैनीताल। नैनीताल में क्या है, उत्तराखंड का हाई कोर्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं चमोली। चमोली में क्या है, तो चमोली में भैया सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्या चीज़ है कि यहीं से जो चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। चिपको आंदोलन का मतलब क्या है कि जैसे क्या होता था कि पहले लोग पेड़ों की कटाई बड़ी करते थे। कहीं देखे पेड़ बढ़िया है, मोट झोट के है, तनी उसको पटरा चिरवाने लगा, कटवा दो, कटवा के उसको छिरवा के मार एकदम घर में अनाधुन बेमतलब का चीज़ रखते थे, उसको लकड़ी में लगा देते थे काट करके। अंग्रेज़ क्या किए, उसको भी काटने लगे। ठीक है, पेड़ों की कटाई बहुत होने लगी। तब यहाँ पे चमोली से क्या हुआ कि सुंदर बहुगुड़ा, एक क्या थे, सुंदर बहुगुड़ा, हमने यहाँ पे लिखा नहीं है। ठीक है, आप सीधा समझ जाइए कि सुंदर बहुगुड़ा ने एक आंदोलन शुरू किया। क्या आंदोलन था वो, चिपको आंदोलन। यानी कि क्या करते थे, जब भी पेड़ों को काटा जाता था ना, वो क्या करते थे, औरतें वहाँ की जीत हुई उस एरिया की, यानी कि कहाँ की, चमोली की औरतें जो थी वो क्या करती थी, पेड़ों पे चिपक जाती थी। ठीक है, पेड़ों पे चिपक जाती थी और कहती थी कि पेड़ों को काटने से पहले हमें काटना होगा। ठीक है, तो यहाँ से पहले किसने शुरू किया, सुंदर बहुगुड़ा ने, और औरतों ने उनका साथ दिया, और क्या हुआ कि चिपको आंदोलन शुरू हो गया। ठीक है, तो चमोली में से क्या शुरू हुआ, चिपको आंदोलन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आता है ऋषिकेश। तो ऋषिकेश की मैं बात करूं तो वहाँ पे क्या है कि एक लक्ष्मण झूला है, सावन में लोग वहीं पे जाते हैं। ठीक है, झूला झूलने के लिए। और क्या चीज़ है, तो और वहाँ पे दवा उद्योग है। दवा उद्योग का मतलब समझ रहे हैं ना आप, कि जैसे वहाँ पे बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ हैं। ठीक है, वहाँ पे कारखाने और दवाइयाँ बनाई जाती हैं बहुत सारी। ठीक है, इसके लिए ये क्या है, ऋषिकेश प्रसिद्ध है। अब मैं बात करूँ हरिद्वार की। तो हरिद्वार में क्या है, हरिद्वार में आप जानते ही होंगे कि हरिद्वार में एक काशी है। ठीक है, वहीं पे क्या होता है कि एक कुंभ मेला लगता है, जो कि कितने वर्षों में लगता है, तो 12 वर्षों में एक बार जो है कुंभ मेला लगता है। ठीक है, और वो बहुत ही भयानक होता है, देखने में अगर कह दें तो बहुत ही दृश्यात्मक होता है। ठीक है, तो हरिद्वार में किसके लिए प्रसिद्ध है, कुंभ मेला। और किस नदी के तट पे लगता है, तो मैं बता दूं, गंगा नदी के तट पे लगता है, यहाँ पे हमने लिख दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे खतरनाक बात की। कौन सी है वो बात, तो नेटवार की मैं बात करूं, वहाँ पे दुर्योधन मंदिर है। हमने बताया था पिछले वीडियो में कि 4 जगह राक्षसों का मंदिर है। ठीक है, तो जिसमें एक दुर्योधन भी आ गया है, ये दोगलाए थे सब। महाभारत के दुर्योधन कहाँ का रहने, किसमें आपको दर्शाया गया, दिखाया गया, तो इसके चलचित्र के बारे में किसमें बताया गया, तो महाभारत में बताया गया। महाभारत में किसका पुत्र था ये, तो महाराज धृतराष्ट्र का पुत्र कौन था, दुर्योधन। इसका मंदिर है, पता नहीं कौन पूजा करता है इसको। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थोड़ा सा और चीज़ इम्पोर्टेंट क्या क्या है यहाँ पे उत्तराखंड में। ठीक है, ये उत्तराखंड का मैप है, अभी इसके बारे में भी बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, एक आता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कुछ हमने यहाँ पे चार्ट में लिख दिया है। ठीक,
तो क्या लिखा है कि भिलगाना नदी, भिलगाना नदी के बारे में आप शायद ही जानते हो, अगर जानते हो तो बढ़िया है, नहीं जानते हो तो हम बता दे रहे हैं कि भिलगाना नदी जो है वो वहीं से भागीरथी से मिल करके वो क्या करती है, गंगा का निर्माण करती है। आप लोग सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो उसका भी वीडियो हम बनाएंगे एक दिन, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो भिलगाना नदी जो है वो भागीरथी के साथ मिल करके क्या करती है, गंगा नदी का निर्माण करती है। इतना बात समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं कि भिलगाना नदी जो है वहाँ पे कौन सा एक बांध बनाया गया है। क्या होता है कि बांध बनाया गया है जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है। क्या है, सबसे ऊंचा बांध है। कितना ऊंचा है इसका आप कमेंट में मुझे बताइएगा, उसके बाद से मैं बताऊंगा कि किसका आंसर सही है, ठीक है। तो यहाँ पे बताइएगा कि जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है वो कौन सा है, तो टिहरी बांध जो भिलगाना नदी के पास, ठीक है। भिलगाना नदी के बांध को हम क्या बोलते हैं, टिहरी बांध बोलते हैं। यहाँ पे हमने लिखा नहीं है लेकिन आप लोग याद रखिएगा, टिहरी बांध, ठीक है। अब मैं बात करूँ कॉर्बेट नेशनल पार्क की, तो कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो कहाँ है, उत्तराखंड में है। ये तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन ये क्या है कि ये सबसे पुराना नेशनल पार्क है, यानी कि सबसे पहले जो नेशनल पार्क बनाया गया वो कौन सा था, वो था कॉर्बेट नेशनल पार्क। लेकिन क्या हुआ कि उस समय जब कॉर्बेट नेशनल पार्क बनाया गया था तो उस समय कॉर्बेट नेशनल पार्क उसका नाम नहीं था। उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था हैली नेशनल पार्क, यानी कि हमने लिख दिया है यहाँ पे ओल्ड नेम, क्या चीज़, हैली नेशनल पार्क, ठीक है। और कब बनाया गया था, तो 1936 ईस्वी में इसको बनाया गया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सोमनाथ शर्मा। सोमनाथ शर्मा के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में देखिएगा, उत्तराखंड का दो भाग है, ठीक, कौन सा, तो भैया एक वो कुमाऊँ और दूसरा है गढ़वाल, यानी कि ऊपर वाला जो है वो गढ़वाल है और नीचे वाला कुमाऊँ है, ठीक है। और गढ़वाल में जो आर्मी रहती है उसको हम बोलते हैं गढ़वाल रेजिमेंट, ठीक है। और कुमाऊँ में जो आर्मी रहती है उसको हम बोलते हैं कुमाऊँ रेजिमेंट, ठीक है। लेकिन जो सोमनाथ शर्मा थे ये क्या थे कि ये एक क्या कहते हैं आर्मी थे, ठीक है, दिमाग पे नहीं आता है कभी कभी, ठीक, आर्मी थे जो कि कुमाऊँ रेजिमेंट से बिलोंग करते थे, ठीक है। और इन्होंने युद्ध में इतना पराक्रम दिखाया ना कि ये बहुत खतरनाक गोली चलाते थे। अब मान लीजिए ना, एक ऐसे गोली मार रहे थे दाएं दाएं, ठीक है, सोमनाथ शर्मा क्या कर रहे थे, युद्ध में ऐसे गोली चला रहे थे, दग दग दग, तो लगा ने कौन पीछे से धोखे से मार दिया, इसे गर्दन ख़त्म, ठीक। अब गर्दन ख़त्म होने के बाद भी ऐसे गोली चला रहे थे, इतना जुनून था इनको सोमनाथ शर्मा को दुश्मन से लड़ने के लिए, ठीक है। ऐसा जुनून होना चाहिए हमारे अंदर, ठीक। तो ऐसा जुनून इस समय कहाँ है किसी के पास, ऐसा जुनून तो है ही नहीं है। आर्मी जो है बनने से लोग डर रहे हैं इस समय। गांव में देखिए ना, गांव में अगर लड़का चाहता है आर्मी बनना ना तो उसके घर वाले रोक देते हैं, कहते हैं नहीं बाबू खतरा है। और उनके पास कितना जुनून था कि उन्होंने अपनी जान को त्यागने के बाद भी गोली चलाया था, ठीक है। तो सोमनाथ शर्मा को जो है उसी समय पहला परमवीर चक्र मिला था, ठीक है। तो कभी कभी एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए पूछ देता है कि सबसे पहला जो परमवीर चक्र है वो किसको दिया गया था। तो आप बताओगे कि मेजर सोमनाथ शर्मा को क्या किया गया था कि सबसे पहले परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, जो कहाँ के रहने वाले थे, तो कुमाऊँ रेजिमेंट के रहने वाले थे। इतना बात क्लियर हुआ ना। चलिए अब देखेंगे अगले वीडियो में कि पंजाब के बारे में क्या क्या इम्पोर्टेंट है। पंजाब में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो इतना आप नोट्स में उतार लीजिएगा।